हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं आज काफ़ी समय बाद आई हूँ वीडियो लेके, क्योंकि बीच में मुझे कुछ ज़रूरी काम था जिस वजह से मैं कोई भी वीडियोस जो है नहीं डाल पाई। और कुछ सब्सक्राइबर जो है बड़े हैं मेरे चैनल पे, तो उनका मैं बहुत बहुत जो है वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो डेली लेके आऊँ या फिर अल्टरनेटिव डेज के बाद लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो है। तो क्वेश्चन है यूनिट का, पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन 6 यूनिट का। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा, और ये आया है दिसंबर 2017 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर की ओर। क्वेश्चन है परंपरागत चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर जो है, परंपरागत चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी कि पारंपरिक रूप से जो चीनी इतिहास लेखन हुआ है उसमें इतिहास लेखन में जो जो मुख्य विशेषताएं थी उनका हमको विश्लेषण करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। प्रस्तावना है, चीन के पारंपरिक इतिहास लेखन का एक विशेष गुण वस्तुपरकता व सत्यता है। यानी कि जो चीन का इतिहास लेखन था उसमें ये कहा जाता है कि उसका जो विशेष गुण था, स्पेशल जो एक गुण था कह सकते हैं, वस्तुपरकता और सत्यता थी। समाचियन ने चीन में इतिहास लेखन की परिष्कृत और अटूट परंपरा की शुरुआत की, जिसके समान विश्व में थोड़े बहुत उदाहरण ही हैं। इस परंपरा के बारे में W.T. बेरी लिखते हैं कि किसी भी समाज के इतिहास का संपूर्ण तथा अटूट दस्तावेज प्रस्तुत करता है। चीनी पारंपरिक इतिहास लेखन के अपने महत्वपूर्ण अध्याय में गॉर्डनर लिखते हैं, किसी भी अन्य प्राचीन देश के पास अपने संपूर्ण इतिहास का इतना विशाल, इतना अविरल या इतना सटीक दस्तावेज नहीं है। इतिहास लेखन चीन की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह बहुत निकटता से चीन के पारंपरिक दर्शन, शास्त्र, नीति शास्त्र और शासन कला से जुड़ा हुआ था। चीन की साहित्यिक परंपरा में इतिहास लेखन के महान दस्तावेज भी व्यापक रूप से पढ़े जाते थे और उन्हें सम्मानपूर्वक देखा जाता था। तो अब प्रस्तावना में अभी हमने देखा कि जो है, एक तो W.T. बेरी हैं जिन्होंने चीन के इतिहास लेखन के बारे में अपना कुछ जो है प्रस्ताव बताया, और दूसरे हैं गार्डनर। तो प्रस्तावना में हमने देखा कि इतिहास लेखन जो है चीन का किस तरह का था। उसमें सत्यता थी, वस्तुपरकता थी, और जो है पारंपरिक दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और शासन कला से जुड़ा हुआ था। और इसके अलावा उसमें जो महान दस्तावेज थे वो भी व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उसके बाद देखते हैं कि हम पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की विशिष्टताएं। जैसा कि हम देखते हैं, चीनी इतिहास लेखन परंपरा में वह तत्व भी शामिल थे जो इतिहास लेखन की अन्य महान परंपराओं के समान थे, और वह घटक भी थे जो समानता से चीनी सभ्यता की विशिष्टताओं से निकटता से जुड़े हुए थे। और बेजोड़ थे। हम इस परंपरा की मुख्य विशेषताओं का सार इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि चीन में जो परंपराएं थी इतिहास लेखन की, वो महान परंपराओं के समान ही थी, और जो है उसमें जो विशिष्टता हैं वो विशिष्टताओं से एक प्रकार से जुड़े हुए थे। तो आइए अब हम देखते हैं इसके आगे जो है हम किस तरीके से देख सकते हैं चीनी इतिहास लेखन को। चीनी इतिहास लेखन में जो पहला है, पारंपरिक रूप से जो चीनी इतिहास लिखा गया है, वह पहला है आधिकारिक इतिहास। चीनी इतिहास लेखन प्रमुख रूप से आधिकारिक इतिहास लेखन था। इसमें कई बातें अंतर्निहित हैं। सबसे पहले यह केवल अधिकारियों द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इसका नाम आधिकारिक इतिहास जो है पड़ा है, हम ये समझ सकते हैं। दूसरा, यह आमतौर पर विशेष कर प्रारंभिक काल के बाद शासकों द्वारा अधिकृत या प्रायोजित होता था। कुछ अपवाद भी थे, लेकिन निजी इतिहास में सदैव अस्तित्व में होते हुए और कुछ अहमियत प्राप्त करने के बाद भी राजकीय तौर पर लिखे गए इतिहास के प्रभुत्व को कभी चुनौती नहीं दी।
तीसरा इसमें था, इतिहास लेखन के अधिकांश विषय प्रशासन के मामले दर्शाते थे और शासक तथा शासक वर्ग के मामले सीमित मात्रा में होते थे। चौथा यानी कि चौथे जिन मुख्य स्रोतों पर इतिहास लेखन आधारित होता था वह आधिकारिक दस्तावेज होते थे। यानी कि पहला तो जो है हम कह सकते हैं जो आधिकारिक इतिहास था वह अधिकारियों द्वारा लिखा गया था, इसलिए आधिकारिक नाम जो है इसका पड़ा ये हो सकता है। दूसरा इसमें था कि जो आमतौर पर विशेष कर हैं प्रारंभिक काल के बाद शासकों द्वारा अधिकृत या प्रायोजित होता था। और तीसरे में क्या था, अधिकांश विषय जो है प्रशासन के मामले दर्शाते थे। और चौथा था कि मुख्य रूप से जो है इतिहास लेखन मुख्य स्रोतों पर आधारित होता था और आधिकारिक इसमें दस्तावेज भी होते थे। फिर उसके बाद इसमें लिखा गया आगे, जो इतिहासकारों को आसानी से उपलब्ध हो जाया करते थे क्योंकि वे खुद ही अधिकारी होते थे। अन्य समाजों के लिए अति महत्वपूर्ण विषय जैसे भूमि दस्तावेज, राजकीय या गोपनीय अनुबंध, मुकदमों के ब्यौरे आदि पारंपरिक चीनी इतिहासकारों द्वारा बिरले ही लिखे गए। उसके बाद हम देखते हैं पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन में जो दूसरा है वह है मानक इतिहास। इतिहास लेखन तत्वतः मानकी था, अर्थात जो इसे पढ़ते उन लोगों के लिए मार्गदर्शक जैसा होता था। हम देख ही चुके हैं कि राजवंशी चक्र प्रारूप प्रवर्ती शासकों के लिए यह संदेश था कि उन्हें शासन करना चाहिए। हालांकि यह नसीहत केवल सम्राटों के लिए ही नहीं थी। प्रत्येक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जब अपने क्षेत्र में किसी समस्या का सामना करता, जैसे उत्पाती विदेशियों से कैसे निपटें या अनाज को लाने ले जाने की व्यवस्था कैसे करें या डकैती या विद्रोह को कैसे नियंत्रित करें। इतिहास ग्रंथों में केवल सूचनाएं ही नहीं देखी जाती थी, इसमें पूर्व शासकों और अधिकारियों की कथनी और करनी में बुद्धिमत्ता, नैतिक ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसालें भी मिलती थी, जो वर्तमान विद्वानों तथा अधिकारियों को प्रेरित कर सकती थी और नसीहतें दे सकती थी। कोई बुद्धिमान अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों या सम्राट को पिछले उदाहरण देकर अपनी कार्यवाहियों को न्यायसंगत भी ठहराने का प्रयत्न कर सकता था। यानी कि मानक इतिहास में जो जैसा कि नाम है मानक, तो ये एक मार्गदर्शक की तरह काम करता था यह इतिहास जो है लेखन। और इसमें जो राजवंशीय प्रारूप होते थे सम्राट वगैरह, ये सब जो है जो भी कार्य होता था नसीहतें उनको मिलती थी, उससे सीख मिलती थी ये कह सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति है वो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई अधिकारी हो सकता है, किसी समस्या का सामना कैसे करना है, जैसे कि उत्पाती विदेशी हैं या फिर अनाज को कहाँ कैसे लेके जाएं, उस व्यवस्था को देखें, या फिर डकैती का जो है विद्रोह कैसे करना है, ये सब जो है उन ग्रंथों में उनको मिलता था। उसका जो एक ये कहते हैं सॉल्यूशन मिलता था, हल मिलता था उस समस्या का, तो वो मानक इतिहास में मिलता था। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा है मानक प्रारूप। इतिहास के प्रमुख कार्यों में असाधारण तौर पर एक सुसंगत प्रारूप का अनुसरण किया गया है। सदियों से राजवंशीय इतिहास वृत्तों तथा व्यापक इतिहास वृत्तों में समानता से एक जैसे खंड और उपखंड थे। इसमें प्रवर्ती इतिहासकारों तथा विद्वानों को उनमें उपलब्ध जानकारियों की भूल भुलैया को समझना आसान किया। उदाहरण के लिए आप चीन के अतीत या किसी संस्था के विशेष कालखंड पर शोध कर रहा कोई इतिहासकार संबंध खंडों तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकता है। यानी कि मानक प्रारूप में क्या था, कोई भी जो है राजवंश उनके इतिहास वृत्त हैं या कोई खंड है या फिर कोई अन्य जानकारी है, उन पर आसानी से पहुंचा जा सकता था। यानी कि उसमें कई सारी जानकारी होती थी। और जैसे भूल भुलैया को समझना, यानी कि कोई ऐसा जो है खंड है उसमें कोई कई रास्ते हो सकते हैं, भूल भुलैया हो सकता है, तो उसका जो जानकारी है वो मानक प्रारूप में मिलता है। चौथा है वस्तुपरकता तथा सत्यनिष्ठा। महान इतिहासकार समाचयन के समय से तथ्यों को जितना हो सके उतना वस्तुगत दृष्टि से दर्ज जो है किया गया है, किसी भी इतिहासकार का कर्तव्य माना गया है। यह मानते हुए कि आधिकारिक तथा मानक इतिहास पर दिए गए जोर से इतिहास लेखन में वस्तुपरकता को समर्थन मिलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन के विरोधाभासों में से यह एक है। चार्ल्स
जैसे आधिकारिक शोधकर्ता ने कहा है कि इतिहास लेखन की सभी चीनी अभिकल्पनाओं में संपूर्ण वस्तुपरकता की अवधारणा निहित है। चीन के इतिहास के प्रारंभिक दौरे की कई रचनाएं, विशेषकर जो अब वर्तमान का हिस्सा नहीं है, अभी पूरी तरह खोई नहीं है, क्योंकि ठीक ठीक उद्धृत लंबे लंबे खंड बाद में लिखी गई ऐतिहासिक रचनाओं में सुरक्षित मिल सकते हैं। यानी कि अभी भी जो है चीन का जो इतिहास लेखन है वो वस्तु पर परकता से जो है संबंधित है। यानी कि उसमें जो भी लिखा गया है इतिहास में, पिछली हुई जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में उसमें वस्तु परकता है। यानी कि वस्तु परकता से क्या मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि उसमें सच्चाई है, साक्ष्य से रिलेटेड है, कोई भी जो है मनगढ़ंत बातें उसमें नहीं लिखी गई हैं, और जो है निष्ठा यानी कि सत्यता जो है उसमें प्रमाणित होती है। उसके बाद हम देखते हैं सारांश। अतः हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी चीन में इतिहासकार, विशेषकर महान इतिहासकारों के समय के बाद, इस बात को लेकर सचेत थे कि वह महान इतिहास लेखन की परंपरा का अंग है। चीनी या विदेशी मूल के सभी बड़े या छोटे राजवंश नैतिक रूप से परंपरा को बनाए रखने के लिए और इतिहास लेखन की निरंतरता में किसी तरह का क्रम भंग न करने के लिए बाध्य थे। इस बोध ने कि वह एक महान परंपरा के अंग हैं, चीन में इतिहासकारों और उनकी कला की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसने इतिहास और प्रतिष्ठित परंपरा में उससे जुड़े असाधारण महत्व के लिए सम्मान बनाने में खासा योगदान किया है। यानी कि जो परंपरागत इतिहास लेखन था वह क्या था कि जो भी महान इतिहासकार थे उन्होंने जो भी उनके बारे में या फिर उन्होंने जो भी लिखा उसको आज तक जो है रखा गया है, और उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी कला है, उसको भी बढ़ाया गया है पारंपरिक इतिहास लेखन के द्वारा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आया था दिसंबर 2017 में। तो आपको भी अगर ये क्वेश्चन जो है मिलता है अन्य ईयर में आया हो जैसे, तो ये आप जो है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे तो मैंने एक ही देखा, और मैं नहीं देखा, 2017 में ही जो है मुझे ये मिला दिसंबर के। तो आप भी चेक कर सकते हैं और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि और किस ईयर में जो है यही क्वेश्चन आया है। इसके अलावा पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन से रिलेटेड कोई भी अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका हम फिर से क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जो है वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, आपको लगती है कि ये आपके लिए जो है फ़ायदा है इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप मुझे जो है आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।